नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इसी महीने में प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं और काशी वासियों को हजारों करोड़ की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना रह पाए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है सर्किट हाउस में जब बैठक की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यह बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियों का जायजा लेते हुए साथ ही अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे वाराणसी तो हजारों करोड़ की जो सौगात है वो काशीवासियों को देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की है और बैठक में कई विभागों के प्रमुख सचिव और साथ ही अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे। 19 फरवरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कई उद्योगपति भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कहा कि पूरे देश के औद्योगिक विकास को गति देने का माध्यम जीबीसी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने देश की तस्वीर तकदीर बदलने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि पहले उद्योगपति इस प्रदेश में आना नहीं चाहते थे, आज माफिया इस प्रदेश में आना नहीं चाहते। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। और आपको बताना चाहता हूं कि मैं अहमदाबाद जब गया था तो वहां पर इस बात की चर्चा चल रही थी, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात के लिए परेशान हो गए कि जो कोरोना के समय उत्तर प्रदेश से आए हुए सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और मजदूर थे वो उनकी इंडस्ट्री में वापस नहीं गए। बिहार के लोग तो वापस चले गए लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग नहीं गए क्योंकि यहां पर तब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश, विकासशील उत्तर प्रदेश की एक कहानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एसपी के महासचिव पद से इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का लेटर भी पोस्ट कर दिया है। मेरे बयान को हमेशा निजी बताया गया, महासचिव का बयान निजी कैसे हो सकता है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कई ऐसे बयान दिए गए जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठे। जब समाजवादी पार्टी पर सवाल उठे तो कई नेताओं की तरफ से यह रिएक्शन सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वो निजी बयान है, जिसके बाद में अब लेटर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को निजी बताया गया और महासचिव का बयान निजी कैसे हो सकता है। और स्वामी के बड़े आरोप, मैंने रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा, मैंने हर बयान को निजी बताया जा रहा है। जनाधार बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए, दोबारा कहना मैंने ठीक नहीं समझा है। आश्वासन के बाद भी कोई परिणाम नहीं है। मेरे हौसलों को तोड़ने की कोशिश की गई और मेरे पद का बयान निजी बयान बताया गया। ये कौन है? मैनपुरी में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय उर्फ बाबा का मकान सील कर दिया है। डीएम के आदेश के बाद में ये कार्रवाई की गई। मौजूदगी रही पुलिस की जिस दौरान ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो मैनपुरी में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय उर्फ बाबा का मकान सील कर दिया है। डीएम के आदेश पर तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने अवैध कमाई से बनाए गए मकान को कुर्क किया। बताया जा रहा है कि अजय उर्फ बाबा शातिर किस्म का हिस्ट्री शीटर अपराधी है जिसके ऊपर बेवर सहित अलग अलग थानों में 15 मामले दर्ज हैं। 14 वन के गैंगस्टर वन के अंतर्गत माननीय जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से आज अजय और बाबा की जो गैंगस्टर में अवैध संपत्ति अर्जित की थी उस संपत्ति को आज न्यायालय के आदेश से कुर्क होकर के एसडीएम भोगांव महोदय के को सुपुर्द कर दिया गया है।
गाजीपुर के ऊसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की वर्चुअली पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट ने मृतक मनोज राय के पिता वादी शैलेंद्र राय का बयान दर्ज किया। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। मनोज राय की हत्या के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग आरोपी हैं। आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। मामले के 2 आरोपी पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं। ऊसरी चट्टी कांड साल 2001 में हुआ था। जनवरी 2023 में मृतक मनोज राय के पिता ने हत्या का केस दर्ज कराया था। पिता शैलेंद्र कुमार राय को गवाही के लिए आज जो है माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए महोदय द्वारा जो है उनको तलब किया गया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी भी उपस्थित थे माननीय न्यायालय में। और शैलेंद्र कुमार राय जो वादी मुकदमा है, मनोज राय के पिता जो है, उनका चीफ जो है बयान जो है रिकॉर्ड किया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। 2 दिवसीय यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपीआई से दोनों देशों के बीच में नए युग की शुरुआत हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गर्ग शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं अबू धाबी से। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, बताइए कैसी तस्वीरें हैं वहां की? तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं अमन। किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ सकते हैं, उससे पहले लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। ये 65,000 प्रवासी भारतीय इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने का, उनको सुनने का, बदलते भारत की जो तस्वीर है वो जानने का। ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ यहाँ के लोग प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी देश की बदलती हुई तस्वीर को आज इस मंच से रखेंगे। कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सरकार वहां पर आगे बढ़ रही है, उसका जिक्र होगा। कैसे अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, इस मंच से उसका जिक्र होगा। और साथ ही साथ कैसे प्रवासी भारतीयों का जो सपना था कि अबू धाबी में भी एक दिव्य और भव्य मंदिर बने, वो सपना साकार हो गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो यहाँ जो लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, उनको इंतजार इस बात का भी है कि उस मंदिर को लेकर अपनी भावनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से व्यक्त करते हैं। यहाँ जो आयोजन कमेटी है उसके कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए कैसे यहाँ पर लोगों के भीतर एक बार फिर से देशभक्ति को जगाने की कोशिश की जा रही है। लोग भले अपने देश से दूर हैं, लेकिन उनको देश से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या नाम आपका? इधर कैमरे की तरफ देखिए। मेरा नाम है और आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। हम लोग इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं और आज मोदी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही हर्षोल्लासित हैं और ये ऐसा एक इवेंट है जिसके लिए हमें सालों से इंतजार था। एहलन मोदी, एहलन मोदी। अभी मंदिर भी बनकर तैयार हो गया अबू धाबी में, क्या है मन में? उस मंदिर के दर्शन करने की तीव्र इच्छा है और बहुत जल्दी ही हम लोग सब पूरी टीम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओके, थैंक यू। तो अमन, देखिए अभी जब मैं यहाँ और लोगों से बातचीत कर रहा था तो कह रहे थे कि देखिए हमारे रामलला का 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, हमारा भी समाप्त हुआ। हम कब से मांग कर रहे थे कि यूएई में, अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बने और हमारा इंतजार समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल उसका उद्घाटन करेंगे, तो वहां जाने को लेकर भी लोगों में लालसा देखने को मिल रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम अयोध्या भी जाएंगे, हम अपने रामलला का भी दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल लोगों के अंदर उत्साह बेहद ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अमित, मैं आपके पास आसपास देख पा रही हूँ, हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में भारतीय मूल के लोग भी काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि खुशी का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक पहुंच जाएंगे, कितना वक्त और है पूरे कार्यक्रम को लेकर? यहाँ के समय के हिसाब से 6:30 बजे उनको पहुंचना है अमनदीप। तो उसकी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। एसपीजी का मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गया है। यहाँ अभी शाम के 5:37 हो रहे हैं, तो तकरीबन अभी 1 घंटे का समय है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ आने का। लेकिन उससे पहले एसपीजी की तरफ से हलचल तेज हो गई है। और जो आपने भारतीयों का जिक्र किया अमनदीप, देखिए वो भले यहाँ यूएई में आकर बस गए हैं, लेकिन उनके दिल में अभी भी भारत धड़कता है। वो कहते हैं कि हमारे मोदी जी जब यहाँ पर आ रहे हैं और ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए जब उनसे मिलने का हमको मौका मिल रहा है, तो ये मौका हम कैसे अपने हाथ से गवा दें।
तो उनका ये कहना है कि इस वजह से हम यूएई के अलग अलग हिस्सों से आज आबू धाबी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। बीते 2 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी अमनदीप, मौसम खराब कह सकते हैं यहाँ के लोग, लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि कोई भी शुभ काम होता है और अगर बारिश हो जाती है तो कहते हैं कि काम और शुभ हो गया। तो कल यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होना है और उससे पहले मौसम जिस तरीके से यहाँ पर खुशनुमा बना हुआ है उसको लेकर भी लोगों में उत्साह है। उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि 2 दिनों से बारिश हो रही थी, हमें लग नहीं रहा था कि इस कार्यक्रम में हम शामिल हो पाएंगे, लेकिन बारिश आज रुकी है और आज हम यहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। अभी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं भारतीय संस्कृति को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में वहां पर दिखाया जा रहा है। बहुत सारे कलाकार भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर आप कैसी तैयारी वहां पर देख पा रहे हैं? तो क्या जो भारत का कल्चर है उसी रूप में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होने वाला है? उसकी हर झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी अमन। हम जब से यहाँ पर आए हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति हमको देखने को मिल रही है। चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, हमें हर तरफ की झलक यहाँ पर देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी आज भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति के जरिए ही किया जाएगा। तमाम कलाकार यहाँ पर पहुंचे हुए, तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि वो कलाकार अभी से अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम गायक भी आए हुए हैं, इसके अलावा नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो भारत की संस्कृति की अलग अलग तस्वीर आज यहाँ पर इस स्टेडियम में देखने को मिल रही है और इसके साक्षी बन रहे हैं 65,000 ये प्रवासी भारतीय है। ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए वो अपने देश से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ दूर बैठकर भी अपनी संस्कृति को अपने सामने देख पा रहे हैं। बिल्कुल अमित, और ये भारतीयों के लिए एक प्राउड मोमेंट इसे कह सकते हैं कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ अबू धाबी में बल्कि भारतीय लोग जो कि टीवी में देख पा रहे हैं। आपके आसपास भी मैं कई लोगों को देख पा रही हूँ, अगर हो सके संभव तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। संभव नहीं अमनदीप, संभव नहीं, क्योंकि एसपीजी ने यहाँ पर डेरा डाल दिया और एसपीजी के आने के बाद मूवमेंट हो नहीं पाती है। तो लोग हमसे बहुत दूर हैं, वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। मेरे आसपास जो लोग हैं दरअसल मीडिया कर्मी हैं। भारत से बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच जिस तरीके से संबंध मजबूत होता जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का 7वां दौरा है, ऐसे में मीडिया भी बायलैटरल जो टॉक हो रही है उसमें किस तरह की बातें हो रही हैं उसको जानने के लिए, उसको कवर करने के लिए पहुंचा है। तो मेरे आसपास जो आप लोग देख पा रहे हो मीडिया कर्मी है। एसपीजी अभी भी हमें यहाँ से कह रहा है कि आप शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि मीडिया कर्मियों के लिए एक अलग से स्थान बनाया गया है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लोगों से बातचीत कर पाना अभी संभव है नहीं अमन। तो बिल्कुल अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में नगर निगम ने 60 लाख रुपए की टैक्स की वसूली को लेकर नियति हॉस्पिटल की बिल्डिंग को सील कर दिया। इस अस्पताल पर 4 साल से 60 लाख रुपए बकाया थे और हॉस्पिटल को नगर निगम ने कई बार नोटिस भी भेजा था, लेकिन इस बार कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। लगभग 52,50,000 रुपये बकाया है नियति हॉस्पिटल पे। नियति हॉस्पिटल है और लगभग 13 लाख रुपये साल का, 4 साल का बकाया है। इसमें पूरी औपचारिकता पूरी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशों के पालन में और शासन द्वारा जो समीक्षा बैठक होती है वसूली की, बार बार निर्देश किया जाता है वसूली समय किया जाए। तो 40 करोड़ लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं जो 10-10 लाख से ऊपर के बकाए जा रहे हैं, 5-5 लाख से बकाए जा रहे हैं, उनको सभी को सील किया जा रहा है। और समीक्षा बैठक में क्लियर निर्देश हैं नगरायुक्त महोदय के और हमारे जो है नगर विकास प्रमुख सचिव महोदय के निर्देश है, तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्य कर निर्धारक अधिकारी को आप सुन रहे थे इससे पहले। और नोएडा में किसानों और अधिकारियों के बीच में बैठक हुई। अधिकारियों ने हाई पावर कमेटी बनाने के लिए 18 फरवरी तक का समय मांगा है और बैठक पुलिस कमिश्नर के साथ में तीनों प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। किसानों ने हाई पावर कमेटी में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है और किसानों का कहना है कि 18 फरवरी तक हाई पावर कमेटी नहीं बनी तो बड़ा फैसला लेंगे। हरदोई के कचोना कोतवाली परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक पर 2 अलग गांव के लोग पिता होने का दावा करने लगे। दोनों ही पक्षों के साथ में दोनों गांव के सैकड़ों लोग थाने पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर सुलझाने में लगी है। एएसपी ने कहा है कि गहनता से छानबीन कर मामले का निस्तारण किया जाएगा। इसमें एक युवक जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर है, उसको लेकर दोनों पक्ष ये दावे कर रहे हैं कि उनका पुत्र है। उपरोक्त मामलों में
पुलिस द्वारा वास्तविक माता पिता की पहचान कराने हेतु उसमें पुलिस टीम द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 2 मंजिला मकान में आग लग गई, जिसके बाद में आनन फानन में मकान में फंसे लोगों को मकान तोड़कर बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने की आशंका जाहिर की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए लखनऊ से, जहां पर शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से आग लग गई थी, जिसके बाद में बमुश्किल लोगों को बाहर निकाला गया। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर पूरा घर धू-धू कर जलता हुआ नजर आया। विश्वनाथ धाम में पहली बार संस्कृत संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में वाराणसी में सभी संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र शामिल होंगे। प्रतियोगिता में सफल हुए छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे पर इनाम देकर सम्मानित करेंगे। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद 17 और 18 फरवरी को 2 दिन की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। विशेष करके जो काशी की पहचान है, यहाँ की शास्त्र परंपरा, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, प्रेरित करते रहते हैं। तो चूंकि हमारे ऐसे यशस्वी सांसद हैं और उनका क्षेत्र है काशी, तो काशी की जो धरोहर है शास्त्र परंपरा, उसका संरक्षण हो, संवर्धन हो, और जैसे पूरा काल में शास्त्रों की परंपरा समाज के लिए अत्यंत उपयोगी रही, सामाजिक रही, आज भी उसी तरह से हम लोग बनाए रखें। और इसका जैसे देखिए आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है। बदायूं में एक किसान के प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या कर दी गई। खेत में रखवाली करने गए बांके लाल उर्फ मुकद्दम का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। घटना कुंवरगांव थाना क्षेत्र के बिहारी की गोटिया गांव की है, जहां पर परिजनों ने गांव के ही नेत्रपाल गंगाधर और साथ ही उसके भतीजों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए मामला दर्ज कराया, FIR दर्ज कराई और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मेरा लड़का गया था स्कूल के लिए, दोनों तो उन्होंने उसकी बॉडी देखी। अच्छा। हाँ, उसकी बुरी तरह से गर्दन अलग थी। अच्छा। हाँ, फरसे से गर्दन काट दी। फरसे से अलग कर दी। हाँ। अच्छा, तो ये क्या मामला है जो काटी गई है गर्दन? ये खेत का विवाद था सर। गंगाधर, नेत्रपाल और दीपचंद और भूपेंद्र ने मार दिया उन्होंने। अच्छा, उन्हीं ने मारा है। हाँ। तो उन्हीं के नाम तहरीर दी है? हाँ सर। तो ये गाँव के ही हैं ये लोग? हाँ, गाँव के हैं। उन्नाव में महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। महिला ने 1 लड़की और साथ ही 2 लड़कों को जन्म दिया। डॉक्टरों ने महिला की नॉर्मल डिलीवरी कराई है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला और उसके तीनों बच्चे सुरक्षित हैं। आप आ जाइए। चित्रकूट में व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अपहरण कर बेटे की हत्या की है। 50 लाख रुपए की बदमाशों ने फिरौती मांगी थी। व्यापारी ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को सूचना देने के बाद में इसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद में जंगल में शव को फेंका गया। पुलिस ने जंगल से बरामद कर लिया है शव। और चित्रकूट में गुटखा व्यापारी के नाबालिग बेटे को बदमाशों ने अपहरण कर फिरौती मांगी थी 50 लाख रुपए की। फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने व्यापारी के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार है। उसको सवेरे एक फ़ोन आया है इनके फ़ोन पे 10 बजे के आसपास, उसके पिता के जो कानपुर थे, फ़ोन पे कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा हमारे पास है और हमने अपहरण कर लिया है। दोबारा एक फ़ोन आया है जिसमें उससे 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। और हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम, थाने की टीम, क्षेत्राधिकारीगण सभी लोग इसमें लग गए और हमारी टीमों को सफलता भी मिली है। जो लोग इस घटना में शामिल हैं उसमें से कुछ लोग पकड़ लिए गए हैं। मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। आरोप है कि एक सिपाही उसकी पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर फरार हो गया। आरोप थाना जानी में तैनात सिपाही दीपक यादव पर है। दोनों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी और अलीगढ़ के रहने वाले सौरभ नाम के शख्स ने पुलिस अधिकारियों से अपनी पत्नी को बरामद कराने की गुहार लगाई। पहले भी सौरभ कई बार शिकायत कर चुका है। कार्रवाई न होने पर मजबूरन एसएसपी से गुहार लगानी पड़ी। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला ये था कि दीपक यादव जो पुलिस के पद पर तैनात है, मेरी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा ले गया है। दीपक यादव कांस्टेबल के पद पर तैनात है जानी थाने में। हाँ, और ये दादों का रहने वाला है बड़ीपुरा। मैंने पहले भी तहरीक दी रखी थी एसएसपी साहब को, मगर उन्होंने कोई जांच के आदेश दिए थे, मगर वो बच गया।
हाँ, पुलिस के पद पे तैनात था इसलिए बच गया पुलिस विभाग में। धमकी भी देता है क्या? हाँ, मुझे धमकी देता है वो। हाँ, इसके मेरी पत्नी से बोलता था कि एक बार इसकी ना थाने ले जा, हाँ, एक एप्लीकेशन दे दे, जब गांठ टूटेगी ना सब जब मानेगा ये। जौनपुर पुलिस ने चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी हुई 20 अदद ई-रिक्शा, बैटरी, तमंचा, कारतूस और बाइक, इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों की तलाश पुलिस कर रही है और साथ ही 19 मामले पहले से दर्ज थे। पुलिस ने आरोपियों को जफराबाद थाना इलाके के बिलाव घाट पुल के पास से गिरफ्तार किया और कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। सुल्तानपुर में अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मल्लिका राजपूत का शव घर के फंदे से लटका हुआ मिला। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सीताकुंड का है, जहां पर मल्लिका राजपूत की मौत के पीछे शुरुआती जांच में घरेलू कलह एक वजह बताया जा रहा है। मल्लिका राजपूत बॉलीवुड की फिल्मों, वेब सीरीज, सीरियल और साथ ही एल्बम में भी काम कर चुकी हैं। मैनपुरी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने राघवेंद्र को फोन कर घर पे बुलाया और पाइप और डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घायल राघवेंद्र को आरोपियों ने घर के बाहर ही फेंक दिया और आगरा ले जाते वक्त राघवेंद्र ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले राघवेंद्र ने कैमरे पर पूरी घटना बताई। राघवेंद्र के बयान का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने लड़कियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पैसे के लेन देन को लेकर हत्या वजह बताया जा रहा है। राघवेंद्र भारतीय महिला क्रिकेटर पूनम यादव का भतीजा बताया जा रहा है और हत्या के आरोपी राघवेंद्र के रिश्तेदार ही बताए गए। उनके घर के लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी, तो वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसके परिजन जब उसको हॉस्पिटलाइज्ड किए और वहाँ से जब उसको रेफर किया जा रहा था तो दौराने रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। उनके घर वालों की सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और थाना पुलिस द्वारा जितने भी मुलजिम थे उन सभी के 100% गिरफ्तारी की गई। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।